तो ऐसा दर्द है मेरा कि आंखों को मूंदने से खतरा न जाएगा, वो देखोगे जो देखा न जाएगा। ये दर्द है यहाँ पे। और जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में मेरे जो सब संताप छुपाए हैं। वाह वाह। जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमका है जिनके वरदानों से। जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है, ये आप ही का अभिनंदन तो भोजपुरी का अभिनंदन है। हम नीचे से महंगे होते गए और दिमाग से सस्ते होते गए, इसलिए भोजपुरी खतरे में पड़ी। पहले के लोग क्या थे, वो खड़ाऊ पहनते थे, नीचे से थोड़े सस्ते थे, लेकिन यहाँ पे स्वर्ण मुकुट था। दिमाग को महंगा करके उन्होंने रखा। और आज का दौर है दिमाग सस्ता यहाँ महंगा, तो इसमें दिक्कत है। कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। ब्यूटी पार्लर याद रहा और सर की चोटी भूल गए। बिस्लरी पानी याद रहा और घर का मटका भूल गए। टीवी सीरियल याद रहा, बिजली का खटका भूल गए। दोस्त यार सब याद रहे, पर सगे भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। संसार खुद बीमार बाई का दवा दी, दर्दे जिगर तुहारी अवरी बढ़ा दी। सब आदमी बेहाल बा दौलत के भूख से, रुपया मिली त रिश्ता उझट से भंजा दी। तू हाथ जन बड़ैया कोनो फूल देख के, अंगूरी में तोहरी कांटा वो छुपे चुभा दी। रबी पैर रखिया बड़ी फूंक फूंक के, लाखों में एगो मिली जेना दगा दी। कहना पड़ेगा कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और हो सकता है, कलाकार नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपका रवि रंजन, आपका स्वागत कर रहा हूं द देसी अड्डा पे। आज हमारे साथ बैठे हैं द देसी अड्डा के प्रधान संपादक आदरणीय राकेश तिवारी जी। राकेश तिवारी जी समीक्षा आपके बीच तक पहुंचाते हैं, राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं, कलाकारों से भी बातचीत करते हैं, माटी के मिजाज से भी आपको अवगत कराते हैं। चारों तरफ इनकी चर्चा है, लेकिन जो खुद इंटरव्यू दूसरे का करता है, आज वो खुद हमारे इंटरव्यू के चक्कर में है। तो आज आपका इंटरव्यू हम लेंगे। कैसे चल रहा है द देसी अड्डा का मिजाज? देखिए रवि जी, द देसी अड्डा तो बहुत अच्छा से चल रहा है, लेकिन आप अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। फिर आए तो माइक पकड़ लिए। जानते हैं माइक क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि इनका काम ही है माइक पकड़ना। गायक जो माइक पकड़ता है उससे पहले माइक ये पकड़ लेते हैं। प्रवचन करने वाला प्रवचन करता माइक पकड़े उससे पहले माइक रवि जी पकड़ लेते हैं। बिना इनके माइक पकड़े किसी का काम चलता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि रवि रंजन जी करते क्या है। रवि रंजन जी इस देश के जाने माने एंकर हैं। मंचों पर इनके प्रतिभा का लोहा केवल गायक ही नहीं बल्कि साधु संत भी मानते हैं, प्रवचन करने वाले भी मानते हैं। मुरारी बापू से लेकर और बड़े बड़े प्रवचनकर्ताओं के मंच का संचालन किया है, तो खेसारी से लेकर कल्लू तक और पवन सिंह से लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ तक के कार्यक्रमों को भी संचालित किया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टार लोगों का ही कार्यक्रम संचालित करते हैं। अरे कोई छोटा भाई चला गया और गांव में भी कोई कार्यक्रम चलता है तो रवि जी वहां पहुंच जाते हैं और सबसे पहले माइक पकड़ लेते हैं। तो वही आदत जो है आपका, आदत जो कहते हैं ना कि लय आ लकवा के मारल कभी सुधरे ना, मने ओकरा होइए जाला। तो ई बताई जे रउरा आइल बानी देसी अड्डा के ई एथी में कार्यालय में, तो स्वागत तो हम करेम, आप पूछे के अधिकार भी हमरे के बा। तो हम पहले रउरा के बारे में पूछेम, कभी दूसरा बार जोन बा वो इंटरव्यू रउरा हमार लेम। आ रउरा आरा जिला घर बा, यहाँ के कवना बात के डर बा, यही से हम तनी भोजपुरी में यहाँ से बतियावे लगनी है, काहे कि हम तो भोजपुरी माटी के बानी। तो जब दूगो भोजपुरिया भाई बैठल रह तो बात ऐसे हो गई। तो रवि जी ये बताएं कि आजकल का चल रहा है? अभी एगो फिल्म आई अभी अंदाज, खेसारी लाल यादव जी के साथ, ओकरा में काम करनी है। फिर जलवा कल्लू जी के, तो अभी दुर्गा पूजा में वो रिलीज हो। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में भी पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज के साथ, और अभी उज्जैन में भी एगो बड़ा कार्यक्रम बा, तो वो में भाग लेवे खातिर जाए के बा। भोजपुरी के जौन मिजाज बा, रउआ भिरी अइला के बाद, रउआ से बतैला के बाद और निक लागेला ओकरा में, और बड़ा ओकरा में ताकत आ जाला। तो हम चाहिला कि आप जैसन सुधी व्यक्ति के साथ बैठ के कुछ विचार कइल जाओ। तो अभी ये हमार काम चलता, अभी कवि सम्मेलन रहे दैनिक जागरण के, तो ओकरा में भी हम पूरा बिहार में घूम के मंच के संचालन के लिए।
ई बताई जे कोनो भोजपुरी के मुक्तक सुनाई काहे कि बिना एथी के तो चलेला ना। हम तो शुरुए से बोलला कि कोरा कागज पे एगो चांद बनौले बानी, धरती के आज आसमान बनौले बानी, हम जानत तानी कि रउआ सब हमार हई हमरे रहब, यही से रउआ के अपन भगवान बनौले बानी। देखिए, दर्शकों को मनाने और रिझाने के कई तरीके हैं और उस तरीके में रवि रंजन जी फिट बैठते हैं। तो अब पहले हम बात करते हैं रवि जी से कि रवि जी आप क्या हैं? आप गायकों के साथ भी आप एंकरिंग करते हैं, आप प्रवचनकर्ताओं के साथ भी एंकर हैं, आप अभी एक तीसरी बात बता दिए कि फिल्म में एक्टिंग भी करते हैं। तो भाई आप सलाई रिंच हैं जो हर नट में फिट होकर खोल देता है। कैसा रहा आपका करियर का जो शुरुआत हुआ? शुरुआती दिनों में सर बहुत संघर्ष था और मैं सिरघाटी पढ़ता था उस समय। तो रेडियो में जो मसाला डाला जाता था वो एवी रेडी का जो टॉर्च में हम लोग डालते थे वो खत्म हो जाता था। तो मेरे मामा शिक्षक थे, उन्होंने पढ़ाया था कि इस जले हुए मसाला को आप पानी में डाल दो तो रिचार्ज हो जाता है। तो उसको मैं चुपके से अपनी बुआ के घर में पढ़ता था, तो उसको मैं रेडियो में डालता था और वो रेडियो से कमेंट्री सुनता था। तो कमेंट्री मेरी लत बन गई। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट कर दिया 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। तो बोलते बोलते लत लग गई, फिर मनोज तिवारी जी से मुलाकात हो गई और इस तरह से वो जो कमेंट्री है, मैंने बहुत जगह कमेंट्री किया फील्डों में। फिर वो मैं चला आया एंकरिंग में, मनोज तिवारी जी ने भभुआ में चांस दिया तो वहीं बोला मैंने इसमें। देखिए भाई, एक और गुण कमेंट्रेटर भी हैं। आज क्रिकेट का चलवा है और कमेंट्री भाई ये करते हैं। तो आसपास में जिसे भी टूर्नामेंट आयोजित करना हो संपर्क कर सकते हैं रवि जी से, क्योंकि अब ये देखिए आप तो छुपे रुस्तम है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। रवि रंजन जी वैसे हैं। तो एक कमेंट्री हो जाए जरा जबरदस्त तरीके से। उस समय मान लीजिए वसीम अकरम की गेंद है, सचिन तेंदुलकर क्रीज पे हैं, तो लोग कहता था कि आप बोलते हो तो उसमें बड़ा लज्जत है और बड़े शानदार ढंग से बोलते हो। तो ग्रामीण इलाकों में जब मैं बोलता था तो लोग कहते थे कि ये तो लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेंट्री चल रही है। तो मैं स्पीड को कायम रखता था। वसीम अकरम की अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बैकफुट पे जाकर सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे मारा है और थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। इस तरह से क्रिकेट का जो जलवा है वो लगातार बरकरार है और जब लिटिल चैंप्स है सचिन तेंदुलकर जब है लिटिल मास्टर क्रीज पे, तब तक भारत अपनी ताकत को बनाए हुए है। वसीम अकरम के ऊपर ये चौका पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक बढ़त दिलाने वाले चौके के रूप में याद की जा रही है। तो जबरदस्त कमेंट्री तो है आपकी। अब जो है प्रवचन भी करते हैं। जो प्रवचन करता उसके पहले भी आप मंच पर जाते हैं और मंच पर जाकर तब आप भक्ति का भाव जगा देते हैं। तो वो भक्ति का भाव जो जगाते हैं, इस क्षेत्र में कैसे गए पहले तो ये बता दीजिए कि कैसे एक कमेंट्री करने वाला कैसे गायक के पास गया? मनोज तिवारी ने आपको ब्रेक दिया, लेकिन गायकों के कमेंट्री करते करते उनका एंकर बनते बनते आप प्रवचनकर्ताओं के पास कैसे पहुंच गए? मेरी माँ बहुत आध्यात्मिक हैं और वो संस्कृत का श्लोक मुझे कहती थी कि याद करो। तो वो शुरू से ऐसा है कि मंदिरों में ले जाना बचपन से, तो साधु संतों के प्रति मेरी आस्था बढ़ी और मैं सोचता था कि जो इनका आध्यात्मिक जगत का उत्थान है, जब बड़ा होगा तब ये बड़े हुए होंगे। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो एक महात्मा ने हमें कहा था कि अध्यात्म की तरफ रुचि रखोगे तो तुम में एक अलग चमक आएगी। तो साधु संतों की संगत हुई, जैन मुनियों की भी संगत हुई, तो उनको देख कर के ऐसा लगता था कि ये तो अलौकिक शक्तियां हैं और इनकी शक्तियों के बिना वो वोल्टेज नहीं जलेगा। तो मैं संतों की सेवा के प्रति आया और सबसे पहले छोटे छोटे जो मंचों पे साधु महात्मा आते थे, उन वो तो महात्मा हर कोई बड़ा होता है, लेकिन गांव कस्बों में जब आते थे तो हम खींचे चले जाते थे। लेकिन बेगूसराय में कार्यक्रम हुआ सिमरिया में, तो मुरारी बापू का मंच था, वहाँ पे मैंने 2 शब्द कहे तो बापू ने पीठ थपथपाई, तो मनोबल बढ़ा कि छप्पर से गिरे लौकी तो सूख जाएगी। हम बहुत पैसा कमा लेते हैं, माँ से कहते हैं माँ चलो शहर में लाते हैं, लेकिन माँ
नहीं आती है, उस खपड़पोश घर को नहीं छोड़ना चाहती। उसका बहाना देखिए कि छप्पर से गिरे लौकी तो सूख जाएगी, अगर पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी। इतनी जरा सी बात के लिए माँ शहर आने को नहीं राजी, वो गांव छोड़ेगी तो आंगन की तुलसी सूख जाएगी। तो वहाँ बड़े बड़े संत आए थे, उन्होंने कहा कि आप बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा अध्यात्म की तरफ। तो फिर पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज, रामचंद्र दास जी महाराज और रविशंकर जी महाराज और बड़े बड़े संत जो हैं, अवधेशानंद गिरी जी महाराज, तो कुंभों में गया, इलाहाबाद, प्रयागराज में। तो ये सारे चीजों को जब मैं टटोलने लगा तो उनका पावर जब लगने लगा तो ऐसा लगा कि अब सनातन के मंचों पे जाना जरूरी हो गया है। तो मुझे अच्छा लगता है इस। सबसे दिल के करीब कौन सा मंच रहा? वैसे तो अध्यात्म में हर जगह दिल के करीब ही होता है और अच्छा ही होता है, लेकिन कौन सी जगह थी जो आपको लगा कि आपका जो आत्मबल है वो बढ़ रहा है और आप अच्छा बोले हैं? श्रीधाम अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा जब रामलला जी की हो रही थी, उस समय वहां पे अनुष्ठान चल रहा था पूज्य जगत गुरु पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी महाराज का। तो वहां से आया फोन कि पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज का कि आपको ही संचालन करना है। तो मैं वहां पहुंचा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी और 10 दिनों तक लगातार उस मंच पे बोलता रहा। तो महाराज श्री ने कहा कि आप थोड़ा ऐसे बोलोगे तो और अच्छा होगा। तो आध्यात्मिक शब्दों का हमने समावेश किया और मंच बहुत शानदार रहा, लाखों लोग थे, उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई। आपने टीवी चैनलों के लिए भी एंकरिंग किया है और तब आप सावन के महीने में कई चैनलों के लिए बाबा धाम तक का सफर किया और कई कार्यक्रमों को शानदार तरीके से प्रस्तुति दी अपनी, और बड़ा कार्यक्रम सफल भी रहा। तो कैसा अनुभव रहा? इसमें सर मैं ये कहूंगा कि मैं भटक रहा था। जैसे मंचों पे तो मैं शानदार अपना काम कर रहा था, पवन जी के साथ, खेसारी लाल जी के साथ, मनोज तिवारी जी के साथ, अनूप जलोटा जी के साथ, सबके साथ मैंने बोलने का सुख प्राप्त किया। लेकिन टीवी चैनल पे हमको ब्रेक नहीं मिल रहा था उस समय। तो और सब टीवी चैनलों पे मंचों के द्वारा लाइव पे मैं बोला तो लोगों ने दिखाया, लेकिन सबसे पहले मैं उस समय आप गंगा टीवी थी, तो बिग गंगा पे मैं आया मिलने के लिए कार्यालय में, तो आपसे मुलाकात हो गई। तो आपने मुझे पहला ब्रेक दिया, उसके बाद मुझे लगने लगा कि मैं टीवी पे आ जाऊंगा। चूंकि उस समय जो बिग गंगा की चलती थी उसमें आपने समझा कि ये लड़का बोल सकता है, तो फिर आप हमें देवघर लेके गए, तो वहां से मेरा टीवी पे आना शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं कि रवि जी में वो काबिलियत थी कि ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शकों को और जो आम लोग हैं उनको ये जोड़ सकते थे टेलीविज़न के लिए, और इन्होंने किया भी। जब कई कार्यक्रमों में 1 महीने की यात्रा होती है, सावन का सब कोई जानता है, तो उसमें रास्ते में जो कांवरिये होते हैं उनसे बातचीत करना था, तो शुद्धता का भी ध्यान रखना था और लोगों से बातचीत भी करना था। ऐसे में रवि जी इतने जबरदस्त तरीके से वो काम किए कि मैं इनका कायल हो गया, और तभी से इनसे मेरा एक घनिष्ठ संबंध भी बना। और आज रवि जी, आज फिर से जब देसी अड्डा पर हम लोग हैं, तो फिर अपना जलवा जो है वो लोगों के सामने तो ला ही रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद ही कोई गायक होगा जो रवि रंजन को नहीं जानता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो रवि रंजन को कौन सा भोजपुरी का स्टार जो है वो प्रभावित किया? देखिए, उसमें तो हम सबके साथ समन्वय बनाते रहे, लेकिन खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के ज्यादा करीब रहा और दोनों ने मुझे बराबर प्रभावित किया है। क्योंकि खेसारी का जो ट्रेड है वो अलग था मंचों पे, वो गोविंदा के स्टाइल के हैं। पवन जी थोड़ा सीरियस हैं और गाते अच्छा है, तो दोनों के साथ बोल के मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आपने जो है गेंद को मैंने गेंद आपके पाले में फेंका, आपने गेंद को मेरे पाले में ही रिटर्न कर दिया। मतलब आप सेफ गेम खेल गए। तो सेफ गेम खेलने से काम चलेगा नहीं, अश्लीलता का भी दौर है भोजपुरी में, और भोजपुरी गायक ही भोजपुरी फिल्मों के हीरो बनते हैं। अब सिनेमा घरों में भोजपुरी फिल्मों का वो दौर खत्म हो गया है। टेलीविज़न में अब भोजपुरी फिल्मों टीवी पे ही चल रहा है। ये दौर भी ऐसा है कि लग रहा है कि आने वाले समय में ये भी खत्म होने वाला है। तो आप क्या मानते हैं, क्यों भोजपुरी का
जो इंडस्ट्री है, खास करके फिल्मों का, जिसमें गायक एंट्री ले लिए थे, वो खत्म हो रहा है। देखिए सर, इसमें क्या है कि दौर बदलने की ताकत इन दोनों में ही है, क्योंकि दोनों टिके हुए हैं। अब अच्छी कहानी पे ये बैठ के बात नहीं करेंगे, डायलॉग्स पे चर्चा नहीं करेंगे और अपने को थोड़ा टाइम नहीं देंगे कहानी कैसी लिखी जा रही है, तो अच्छे लोगों की जो कहानी है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे और ग्रुपबाजी का जो सिस्टम चल रहा है तो उसमें हम एक शेयर कर लेंगे कि ये है और इनकी कहानी ले ली जाएगी, तब तो कल्याण नहीं होगा। इन दोनों को या और भी जो नए आ रहे हैं इनको कहानी पे तो काम करना पड़ेगा और जो अच्छे लोग हैं उनके पास इन लोगों को आना पड़ेगा। अब बहुत से स्वाभिमानी राइटर्स हैं, इनके पास क्यों जाएंगे? अच्छा रवि जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप शेरो शायरी के राजा हैं। मतलब मंचों पर आप जब खड़ा होते हैं तो उसकी बरसात कर देते हैं। तो देसी अड्डा में आए हैं तो कम से कम 5-6 शेर तो आपका बनता है कि हमारे दर्शक जो सुने वो ये हो जाए अपने जीवन का, वो सब शेर पढ़ डालिए एक झोंके से, जिसका तालमेल बैठाते हुए आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि कैसे मंच का संचालन करते हुए। देखिए सर, क्या है कि हम लोग जो बोलते हैं तो जैसे शायरी क्या है वो जान डालती है। जैसे पवन जी के बारे में बोलना है, खेसारी जी के बोलना हो आपके लिए या किसी के लिए बोलना होता है तो प्रेजेंट ऑफ माइंड का हम लोग ध्यान रखते हैं उस समय कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है। लेकिन शेरो शायरी का स्तर नहीं गिराया हम लोगों ने, गाना का स्तर जो रहा हो। ऐसी कभी कभी दिक्कतें हैं कि गायक को कुरौंधा है, अब उसके लिए गुलाब की शायरी कहाँ से पड़ी जाए। आज स्थिति इतनी बदतर है कि मंच पे लड़ जा रहे हैं और गाली गलौज की जो भाषा चल रही है यहाँ शायरी मर रही है। तो ऐसा दर्द है मेरा कि आंखों को मूंदने से खतरा न जाएगा, वो देखोगे जो देखा न जाएगा। ये दर्द है यहाँ पे। और जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में मेरे जो सब संताप छुपाए हैं। वाह वाह। जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमका है जिनके वरदानों से, जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है, ये आप ही का अभिनंदन तो भोजपुरी का अभिनंदन है। वाह वाह। दूसरी बात है सर कि हम लोग बोलते रहे कि हमने 10,000 का जूता पहना, 5,000 की जीन्स पहनी, 3,000 का टी शर्ट पहना, 1,000 का चश्मा पहना और 50 रुपए की टोपी पहनी, वो भी उल्टी। हम नीचे से महंगे होते गए और दिमाग से सस्ते होते गए, इसलिए भोजपुरी खतरे में पड़ी। पहले के लोग क्या थे, वो खड़ाऊ पहनते थे, नीचे से थोड़े सस्ते थे लेकिन यहाँ पे स्वर्ण मुकुट था, दिमाग को महंगा करके उन्होंने रखा। और आज का दौर है दिमाग सस्ता यहाँ महंगा, तो इसमें दिक्कत है। कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, ब्यूटी पार्लर याद रहा और सर की चोटी भूल गए, बिस्लरी पानी याद रहा और घर का मटका भूल गए, टीवी सीरियल याद रहा बिजली का खटका भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। संसार खुद बीमार बाई का दवा दी, दर्दे जिगर तुहारी अवरी बढ़ा दी, सब आदमी बेहाल बा दौलत के भूख से, रुपया मिली त रिश्ता उझट से भंजा दी, तू हाथ जन बढ़ैया कोनो फूल देख के, अंगूरी में तोहरी कांटा उ छुपे चुभा दी, रबी पैर रखिया बड़ी फूंक फूंक के, लाखों में एगो मिली जे ना दगा दी। इश्क जब हद से हठुआर हो गई तबे न हमारे इंतजार बेकार हो गए। नए दौर के कलाकारों के लिए इश्क जब हद से हठुआर हो गई तबे न हमारे इंतजार बेकार हो गई। जब हमरा के हरियर सिग्नल दिले रहू ते पर दोसर गाड़ी कैसे पार हो गई। ये चीप जो सिस्टम चली उसके लिए प्रयोग करना पड़ा, लेकिन अब गलानी होती है कि नहीं अब थोड़ा जो है शानदार बोला जाए। तो शुरुआती दौर था तो उसमें हम लोग ऐसे बोल देते थे, लेकिन अब बड़ा सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि अब रोल भी आप कर रहे हैं तो गंभीरता से करना है, अध्यात्म के मंच पे जा रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखना है और बड़े लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो अब ये नहीं चलेगा। तब हम लोग सोचते हैं कि अब कहना पड़ेगा कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और हो सकता है, कलाकार नहीं। और जब अध्यात्म के मंच पर जाते हैं हम्म। और संस्कृत में भी बोलना पड़ता है, तब क्या बोलते हैं? देखिए सरकार, उसमें हम लोग है कि एक बार हम राम कह दें तो किसी के नाम का बोध होता है, 2 बार राम राम कहें तो अभिवादन हो जाता है, तीसरी बार राम 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 कहें तो संवेदना है, चौथी बार राम कहें तो संकीर्तन है, लगातार करें तो यही सिद्धि है और यही सिद्धि जिसको मिल जाए वो प्रसिद्ध है। जबरदस्त। रवि जी, आप राजनीतिक दलों के लिए भी प्रचार मंच जो होता है उसके भी शान रहे हैं।
जिलाधिकारियों के जो कार्यक्रम होते हैं जिलों में या कोई महोत्सव होता है उसके भी जान रहे हैं, तो उसमें कैसे बोलते हैं? राजनीति का जो गलियारा होता है उसमें तो आपको बुलाया गया है कि आप इनकी वकालत कीजिए, फिर वहाँ वकील बनना पड़ता है। जैसे भी राजनेता हों, लेकिन उनके लिए तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा, तो हम लोग उसका भी ख्याल रखना पड़ता है एक एंकर की भांति। लेकिन जो विश्लेषण होता है उसमें हम लोग जनता को, चूँकि लोहिया ने एक बार कहा था कि जो खून दे सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वोट देगा। जैसे चुनाव में विश्लेषण ऐसे होता है, कभी-कभी एक लीडर थे, लोहिया ने कहा था एक बड़े लीडर से कि तुम्हारा चुनाव प्रचार तो करने में आ गया, लेकिन वो बड़े महँगे होटल में तो ठहरते नहीं थे। तो मैदान के बगल में उन्होंने एक रूम लिया, ऊपर जो ठहराएगा उनको, 4 बजे उठे और अपना नित्य क्रिया करने के बाद रैली के मैदान थोड़ी दूरी पे, हल्की दूरी पे थी जहाँ से वो देख सकते थे। तो उन्होंने उस प्रत्याशी को बुलाया और बोला कि 9:30 बजे तुम चले आना और 10 बजे मैं मंच पे चढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जो आए तो उन्होंने कहा कि पहले आप देख के आओ कि जूता वाले हैं या नंगे पाँव वाले ज़्यादा मैदान पे है या चप्पल वाले हैं। तो उस प्रत्याशी ने आके कहा कि सरकार लोहिया जी, जूता वाले तो नहीं जूते हैं, पैदल वाले बिना चप्पल वाले और फिर टूटे चप्पल वाले ज्यादा जूते हैं। लोहिया ने उस भीड़ को भांप लिया और कह दिया कि तुम्हारी विजय श्री कोई रोक नहीं सकता है। यानी जिस मैदान में गरीबों की भीड़ लगी है तो फिर गरीबों का नेता क्यों नहीं जीतेगा। तो ऐसा विश्लेषण था, ऐसा आंकलन था। लेकिन आज के दौर में हम महंगी गाड़ियों से चलते हैं और कारवां लगा लेते हैं तो जानते हैं कि लीडरशिप आ गई। ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप जो है वो वहां पे खोजी जाती है जहां जनता का दर्द है, और आप उसके करीब नहीं जाके वोट मांगेंगे तो काहे को वोट मिलेगा। तो देखिए, ये रवि रंजन जी थे जिन्हें अध्यात्म, राजनीति, खेल, गायकी या कहिए कि हर तरह का एंकरिंग में महारत हासिल है। बोल देते हैं, जब शेरो शायरी शुरू करते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम इनको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर हम आपको इनसे मिलाते रहेंगे, क्योंकि देसी अड्डा पर जो दिल से जुड़ता है वो देसी अड्डा उसे कभी छोड़ता नहीं है। तो रवि रंजन जी फिर हमारे साथ आएंगे, लेकिन आज हमें आप इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। और मैं रवि रंजन जी से भी चाहूँगा कि एक बार आप भी दर्शकों को आप बोल दीजिए, आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि देसी अड्डा को सब्सक्राइब करें। देसी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, खूब आप शेयर कीजिए। राम राम, क्योंकि राज से राष्ट्र और मत से मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करता है वही राम है। आपकी सभी राम भावनाओं को जो हृदय में अंतःमन में प्रभु है, सबको प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ कि आप इस चैनल को बहुत आगे ले जाएं। धन्यवाद।